हेलो डीएवीएंस, एग्जाम बैटल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बोर्ड्स एग्जाम आ रहा है और हमने प्रिपरेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और साइंस के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो भी चुके हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग सोशल साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं सेम सीरीज, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि चैप्टर को आप अच्छे से समझ सके। हर चैप्टर का वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, वहाँ पर हर क्लास और हर सब्जेक्ट का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो और भी आईडी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, 9th-10th के लिए एक अलग से चैनल मैंने बना दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी 9th क्लास में चले जाएंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सके। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सब मैंने डीएवी के इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस का यहाँ पे 2 पीडीएफ है, सोशल साइंस का केवल एक ही पीडीएफ है, जिसमें कि हर चैप्टर का एक सेट ऑफ क्वेश्चन हमें दिया गया है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ इज नोन एज डैश। जितनी भी चीजें हैं जिसके कारण हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, उन चीजों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस उन सारे चीज़ों को कहते हैं जिसके कारण हम धरती पर सरवाइव कर पा रहे हैं, हम जिंदा रह पा रहे हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे कि एनर्जी के कारण भी तो हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, फ्यूल के कारण भी तो जिंदा रह पा रहे हैं, शेल्टर के कारण भी तो जिंदा रह पा रहे हैं, तो ये सब ऑप्शन क्यों नहीं होगा? इसका ये कारण है कि ये सब भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का ही टाइप है। ये सब भी हमें रिसोर्सेस से ही मिलता है। अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो हमें ना तो एनर्जी मिलेगा, ना तो फ्यूल मिलेगा, ना तो शेल्टर मिलेगा। तो इस कारण से यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है और कितने टाइप में रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पहले इस वाले फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट डाउन हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने सारे क्वेश्चंस है उसमें कहीं ना कहीं इस वाले फ्लो चार्ट का यूज होने वाला है। रिसोर्सेज को हम लोग 4 अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला रिन्यूएबिलिटी, मतलब रिसोर्स जो है अपने आप को रिन्यू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने आप को दोबारा रिप्लेनिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो होता है वो अपने आप को रिन्यू कर लेता है, फटक से अपने आप को बना लेता है दोबारा, वो कभी खत्म नहीं होता है, कितना भी यूज कर लो। नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो खत्म हो जाता है, यूज करोगे ज्यादा करोगे खत्म हो जाएगा। ऑरिजिन के बेसिस पे, मतलब रिसोर्सेस हमें मिलता कहाँ से, किससे हमें रिसोर्स मिलता है, तो 2 तरह का होता है, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग थिंग से मिलते हैं, एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। अकरेंस के बेसिस पे, यानी कि रिसोर्सेज कैसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे धरती पर, क्या वो नेचुरली पाए जाते हैं? अगर नेचुरली पाए जाते हैं तो नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे, और अगर उसको इंसान बनाता है तो वो मैन मेड रिसोर्स कहलाएंगे। उसके बाद डेवलपमेंट के बेसिस पर, मतलब क्या रिसोर्स इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है, क्या हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेस होते हैं। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा होता है एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में पोटेंशियल होता है कि मे बी इन फ्यूचर हम उसका इस्तेमाल कर पाएं अगर हम अच्छे से रिसर्च करें तो, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, ठीक ना, इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। और अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है करेंटली, तब हम उस तरह के रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्स कहेंगे। तो ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन हो गए और टोटल 8 अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हो गए। तो इसको अच्छे से समझिएगा, समझ के रखिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप समझ पाए। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू। अब देखिए, डेवलपमेंट के बेसिस पे पूछा है कि रिसोर्सेस को किस 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेस को पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेस में क्लासिफाई करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल था रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे, नेचुरल एंड मैन मेड था अकरेंस के बेसिस पे, और बायोटिक और एबायोटिक था ऑरिजिन के बेसिस पे। अकरेंस और ऑरिजिन, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। डैश इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इन चारों में रिन्यूएबल कौन है? रिन्यूएबल जो कि अपने आप को बहुत जल्दी रिप्लेनिश कर लेता है, हम उसको कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होगा। तो देखिए,
कोल को अगर आप यूज़ कीजिएगा खत्म हो जाएगा, सोलर एनर्जी खत्म नहीं होगा, पेट्रोलियम ज़्यादा यूज़ करेंगे खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, मिनरल्स भी खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ट्रू होगा, ऑप्शन बी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। विच इज़ द करेक्ट रीजन फॉर अफ्रीकन कंट्रीज बीइंग लेस डेवलप्ड। यहाँ पे हमें रीज़न बताना है कि अफ्रीकन नेशंस जो है, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो लेस डेवलप्ड क्यों हैं, अंडर डेवलप्ड क्यों हैं। पहला ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट एंड अनस्किल्ड। अधिकतर लोग जो है इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल की कमी है। दूसरा ऑप्शन है कंट्री इज रिच इन रिसोर्सेज। कंट्री के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा है द वर्क फोर्स इज अंडर पेड। वर्क फोर्स यानी कि वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनको अधिक पैसे नहीं मिलते। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब देखिए अधिक पैसे नहीं मिलते इसके कारण से अंडर डेवलप्ड हैं, ये बात सही नहीं है। अंडर डेवलप्ड होने का मेन रीज़न क्या है कि वहाँ के लोग जो है इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, और उनके पास स्किल की कमी है, और स्किल की कमी है इसी कारण से वो अंडर पेड हैं, समझे। तो ये मेन कारण है जिसके कारण से अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द वाटरिंग ऑफ लैंड और क्रॉप थ्रू कनाल, ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर इज नोन एज डैश। अब देखिए हम लोग फसल में पानी देते हैं, कैसे देते हैं पानी, कनाल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, स्प्रिंकलर के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या इसको हम नेविगेशन कहते हैं? तो नहीं। क्या इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं? तो नहीं। क्या हम इसको डिप्लीशन कहते हैं? तो नहीं। इस प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टेप्स जो है वो नेसेसरी है, जरूरी है, ये हमें बताना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए इसको आप इस बात से आसानी से समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब आपने डेवलपमेंट भी कर लिया और नेचर का नुकसान भी नहीं हुआ, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है कि यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियली। अगर आप सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कंजर्व द वेराइटी स्पीसीज। अलग अलग तरह के स्पीसीज जो हैं उनको कंजर्व करके रखना, ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तीसरा है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसके डिप्लीशन को मिनिमाइज करना, मतलब वो जो खत्म होते जा रहा है उसको रोकना, तो ये भी तो सही लग रहा है। मतलब यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है अपने जगह पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों चीज आपको करना पड़ेगा तभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। विच वन इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन नहीं है, नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो फॉरेस्ट तो नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स भी नेचुरली पाया जाता है, वाटर भी नेचुरली पाया जाता है, केवल और केवल रोड यहाँ पर है जो कि नेचुरल रिसोर्स नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन सारे बुक्स में मिल जाएंगे। ये बुक्स आपको क्लास 7 के लिए भी मिलेगा, 6 के लिए भी, और क्लास 8 के लिए भी मिलेगा। इसमें आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, और चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। क्लास 8 के जो बुक्स है वो साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, उसका जो लिंक है वो हम यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर लगा दिए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बुक को परचेज करने का बटन जो है वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करके इन सारे स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है ताकि ये मीनिंगफुल हो जाए। सबसे पहला स्टेटमेंट है डैश मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से और ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। यहाँ पे हमें कंजर्वेशन फिल करना पड़ेगा। जब हम लोग कंजर्वेशन करते हैं तो हम लोग रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग भी इस्तेमाल कर लें और फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल और ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है डैश इज व्हेन क्वालिटी और नंबर ऑफ समथिंग इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग। अगर किसी चीज का क्वालिटी या संख्या समय के साथ तेजी से घटते जा रहा हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिप्लीशन।
चीज़ें जब खत्म होती जाती है या खराब होती जाती है तो हम लोग कहते हैं ना कि डिप्लीट हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम हम लोग लिखेंगे डिप्लीशन। रोड बिल्डिंग्स आर डैश रिसोर्सेज। रोड बिल्डिंग्स जो है किस तरह के रिसोर्सेज है, तो ये तो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे मैन मेड फिल करेंगे। द डैश ईट द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड हंट एनिमल। आपके चैप्टर में ये एक लाइन लिखा हुआ था कि कौन है जो कि प्लांट्स के एडिबल पार्ट, प्लांट का वो हिस्सा जो कि खाया जा सकता है, कौन है जो कि प्लांट के एडिबल पार्ट्स को खाते हैं और एनिमल्स को हंट करते हैं, एनिमल का शिकार करते हैं। तो अफ्रीकन पीपल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताया गया था, यहाँ पे पीपल ऑफ अफ्रीका आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। क्या ऐसा चीज है, किस चीज को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं प्रोसेस करने के बाद, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं रिसाइकलेबल रिसोर्स। बहुत सारा चीज होता है ना जिसको रिसाइकल करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है रिसाइकलेबल रिसोर्स कहलाते हैं क्योंकि उसको फिर से आप नया सामान बना सकते हैं। प्लास्टिक का सामान टूटा बेच दीजिए, उसको रिसाइकल करके फिर से कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा। और सबसे लास्ट है डैश रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल एंड डैश रिसोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल। तो ये तो आसान है एकदम कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन है, ये एफ कंप्लीट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेक्निकल टर्म लिखना था, तो देखिए सबसे पहला है द कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द क्वालिटी और नंबर ऑफ समथिंग। किसी चीज का क्वालिटी या संख्या अगर घटते जा रहा है तो उसको हम लोग डिप्लीशन कहते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क विथ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मतलब कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट देना। अगर इस तरह से आप किसी काम को कर रहे हैं मतलब वो स्किल कहलाता है, आप में स्किल है। नेक्स्ट है वाटरिंग ऑफ लैंड और क्रॉप थ्रू कनाल, ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर मेथड इज कॉल्ड इरिगेशन। कहीं ना कहीं ये सब फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। नेक्स्ट है ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेस आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्स। जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेस होते हैं वो एबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब नॉन लिविंग होता है ना, तो एबायोटिक रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल बट नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। ऐसे रिसोर्स जो कि अवेलेबल तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उस रिसोर्स को क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। अगर हम सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि रिसोर्स का इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं, और हम उसका इस्तेमाल अगर करने लगे तब जाकर ये पोटेंशियल रिसोर्स क्या बन जाएगा, एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें मैच करना है, दो कॉलम है और दोनों में कुछ टर्म्स दिए गए हैं। करेक्टली यहाँ पर सामने सामने ऑलरेडी मैच करके लिखा हुआ है, जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं उसको मैच कर सकते हैं लिविंग बींग्स से, क्योंकि जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग बींग्स के रूप में हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल से मैच किया जा सकता है क्योंकि ये रिन्यूएबल होता है। नेक्स्ट है कोल। कोल जो है एग्जॉस्टेबल है, मतलब आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक समय वो खत्म हो जाएगा। और रोड जो है वो मैन मेड रिसोर्स है, तो इसको मैन मेड से मैच करेंगे। इस तरह से आप इसको करेक्टली मैच कर सकते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड गिव एग्जाम्पल। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम आपको फ्लो चार्ट दिखाए थे ना, उसी का ये क्वेश्चन है। चार तरह के चार बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे, ऑरिजिन के बेसिस पे, अकरेंस के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे। अब यहाँ पे इन चारों बेसिस पे कितने टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं और उसके एग्जाम्पल, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं इसका। तो देखिए रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल उसको कहते हैं जो कि अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, अपने आप को दोबारा बना लेते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे कितना भी यूज़ कर लो। और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो गया वाटर और सोलर एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो गया कोल और पेट्रोलियम। ऑरिजिन के बेसिस पे देखते हैं, ऑरिजिन यानी कि वो मिलता कहाँ से है, क्या वो लिविंग थिंग से हमें मिल रहा है या नॉन लिविंग थिंग से हमें मिल रहा है। लिविंग थिंग से मिल रहा है तो बायोटिक, नॉन लिविंग से मिल रहा है तो एबायोटिक। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स है अपने आप में, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज की तरह ही काम करते हैं, तो वो सब बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। और मिनरल्स और वाटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमारे लिए एबायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। अकरेंस के बेसिस पर यानी कि किस रूप में किस स्थिति में वो हमारे नेचर में पाया जाता है, उस बेसिस पे ये नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। मतलब नेचुरली पाया जा सकता है हमारे नेचर में, या तो उसको इंसान बना सकता है। नेचुरली पाया जाने वाला रिसोर्स क्या है, एयर और मिट्टी। और मैन मेड रिसोर्स क्या है, रोड और मशीन, बिल्डिंग, सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट है डेवलपमेंट के बेसिस पे कि रिसोर्सेज को यूज़ करने लायक बनाया गया है कि नहीं। अगर रिसोर्स जो है उसको यूज किया जा रहा है तो वो एक्चुअल रिसोर्स कहलाएगा।
एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम, मुंबई हाई में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को निकालने का एक प्लांट लगा हुआ है, तो पेट्रोलियम जो है वो क्या हो गया, एक्चुअल रिसोर्स हो गया। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन पोटेंशियल है, चांसेस है कि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि विंड एनर्जी, गुजरात में पोटेंशियल है कि वहाँ पे अगर हम लोग विंड मिल लगा दें तो बहुत सारी एनर्जी हम लोग बना सकते हैं। तो उसको वो अभी किया नहीं जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल है, इसीलिए हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड्स में लिखने का, क्योंकि जो अपने वर्ड में अच्छे से बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाकर लिखता है उसको अच्छा मार्क्स आता है, और जो बुक्खल लैंग्वेज में छाप के आता है उसको आजकल टीचर्स मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पूछा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप डिफाइन कीजिए। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, रिसोर्सेज आर ऑल दोज यूजफुल थिंग्स present in our environment that help satisfy human needs and improve life। रिसोर्सेज हम उन सभी इस्तेमाल करने लायक चीज़ों को कहते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ह्यूमन अपने नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इतना लिख के आप कुछ एग्जाम्पल्स इसका दे सकते हैं। दे मे बी नेचुरल, रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं जैसे कि वाटर, मैन मेड हो सकते हैं जैसे कि मशीन्स, और ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स ही है। ह्यूमन भी रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन में ही स्किल पाया जाता है और एबिलिटी पाया जाता है। ह्यूमन को सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हम मानते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो बाकी की रिसोर्सेज जो है यूजलेस हो जाएंगे। एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, इस्तेमाल है, और जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर हमें उसको पाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम लोग रिसोर्सेज कह सकते हैं। मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है फसल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देना। अब देखिए, ओवर इरिगेशन का क्या क्या नुकसान है। इसका मेनली 2 नुकसान है, एक है वाटर लॉगिंग, दूसरा है सैलिनेशन। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, ओवर इरिगेशन क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल लैंड सच एज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, टू मच वाटर फिल्स द सॉइल एंड प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग द रूट्स। बहुत ज़्यादा पानी दे देने से सॉइल में जो एयर गैप्स होते हैं वो सब भर जाते हैं और एयर रूट तक नहीं पहुंच पाती है। आपको पता होगा कि किसी भी प्लांट में, मान के चलिए ये प्लांट है, तो उसका जो रूट है ना, रूट से ही प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, यहीं से प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। और अगर हम लोग ओवर इरिगेशन कर देंगे, बहुत सारा पानी यहाँ पे दे देंगे, तो एयर उसके रूट तक पहुँच ही नहीं पाएगा और उसके बाद वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। दिस डैमेजेस प्लांट्स एंड रिड्यूसेस क्रॉप ग्रोथ। इससे प्लांट जो है डैमेज हो जाता है और क्रॉप का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। दूसरा है सैलिनेशन। आपको पता होगा कि पानी में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी फसलों में देंगे तो उनका इवेपोरेशन होगा और धीरे धीरे बहुत सारा सॉल्ट जो है ज़मीन पे डिपॉजिट होते जाएगा। एक्सेस वाटर इवेपोरेट्स एंड लीव्स बिहाइंड सॉल्ट ऑन द सॉइल सरफेस। मिट्टी के सरफेस पे बहुत सारा सॉल्ट डिपॉजिट होने लगेगा। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड अनफिट फॉर फार्मिंग। इससे क्या होगा, मिट्टी जो है इनफर्टाइल हो जाएगी और खेती लायक नहीं रहेगी। तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। हाउ इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एडवांस सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था और अभी भी हम लोग जो एडवांस सोसाइटी हैं हम लोग भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब में और अब में काफ़ी अंतर है और उन्हीं अंतरों को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। द यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज चेंज्ड ग्रेटली फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज सिंपल टूल्स एंड डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इन रॉ फॉर्म। पहले क्या होता था कि लोग बहुत ही साधारण तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। आपने पढ़ा होगा कि टूल्स पत्थरों से बनाए जाते थे, है कि नहीं। पत्थरों को तोड़ा जाता था, कोर और फ्लेक दोनों से अलग अलग तरह के टूल्स बनाए जाते थे और वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थे। वो जंगलों पर डिपेंडेंट थे, जंगलों से जितने भी लकड़ियाँ मिलती थी उस पर डिपेंडेंट होते थे, उसी से घर बना लेते थे। जंगलों से जो फल मिलता था उस पर डिपेंडेंट होते थे, जानवरों पे डिपेंडेंट होते थे। देयर नीड्स वर लिमिटेड एंड वर्क वाज स्लो। उनका नीड लिमिटेड था, उनको नहीं चाहिए था आईफोन, उनको नहीं चाहिए था टीवी, उनको नहीं चाहिए था बड़ा घर। उनका नीड्स बहुत ही लिमिटेड था और उनका जो वर्क का तरीका था वो स्लो था, मतलब धीरे धीरे वो काम करते थे। इन एडवांस सोसाइटी, और अगर हम लोग अभी की बात करें
मॉडर्न मशीन्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग साइंस को डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास अलग अलग तरह की मशीन्स है, हमारे पास विज्ञान की ताकत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और इसकी मदद से हम लोग रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो चाहे वो बना सकते हैं। रिसोर्सेज आर प्रोसेस्ड एंड इम्प्रूव्ड बिफोर यूज। रिसोर्सेज को हम लोग अच्छे से प्रोसेस करते हैं, उसको इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें टूल्स बनाना है तो हम लोग किसी भी पत्थर को उठाए, किसी भी लोहे के टुकड़ों को उठाए और उसको घिसने लगे, नहीं, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एडवांस टूल है, और हम लोग कितना भी शार्प एज वाला नाइफ बना सकते हैं, है कि नहीं। इससे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी तेज हो रहा है और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप प्राचीन काल और अभी के समय को रिलेट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उस समय कैसे होता था और अभी कैसे होता है। यही सब बात आप इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर में लिख सकते हैं। यूएसए इज अ डेवलप्ड नेशन एंड इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, जस्टिफाई। एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि यूएसए अपने आप में डेवलप्ड नेशन है जबकि इंडिया अभी भी डेवलप कर रहा है। ये स्टेटमेंट आपके बुक से ही दिया गया है, आपको बस इसको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ टू कंट्रीज शो अ क्लियर डिफरेंस। अगर आप दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशन को देखें और सोसाइटी के कंडीशन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों कंट्रीज अभी भी काफ़ी अलग अलग स्टेजेस में हैं। द यूएसए हैज़ हाई इनकम लेवल। यूएसए के लोगों का जो इनकम लेवल है, वहाँ के लोग जो पैसे कमाते हैं इंडिया के मुकाबले काफ़ी अधिक पैसे कमाते हैं, उनका परचेजिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ के लोगों के मुकाबले। एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज उनके पास हैं, एंड एक्सलेंट हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम भी उनके पास है। पीपल इन द यूएसए आर हाईली स्किल्ड। वहाँ के लोगों के पास स्किल की कमी नहीं है, विच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, जिसके कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट बट स्टिल हैज़ लोअर इनकम लेवल्स। इंडिया तेजी से ग्रो तो कर रहा है लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनकम लेवल काफ़ी कम है, वो महीने भर का खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। एंड फ्यूअर फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। और भारत में फैसिलिटीज़ की भी कमी है, और अगर फैसिलिटीज़ है भी तो वो सभी नागरिकों के लिए अवेलेबल नहीं होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू मॉडर्न सर्विसेज आर स्टिल इम्प्रूविंग इन इंडिया। भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी है, अभी भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रीज नहीं है, और मॉडर्न सर्विसेज की भारत में कमी है। देयरफॉर यूएसए इज कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री वाइल इंडिया इज कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। इसी कारण से यूएसए को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं जबकि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। अ रिसोर्स विच इज अवेलेबल इन स्पाइट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज डैश रिसोर्स। और उसका एग्जाम्पल भी हमें लिखना है। ऐसा रिसोर्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के बिना ही अवेलेबल रहता है, हमारे यूज़ करने लायक रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्टॉक रिसोर्स नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्स फिल करना है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो इसके एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ऑल बायोटिक रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल, एक्सप्लेन। एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं ना, वो रिन्यूएबल भी होते हैं, मतलब वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेंगे अगर हम उसको यूज़ करें भी तो देखिए ये बात सही है। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं ना, वो लिविंग थिंग्स से आते हैं, जैसे कि प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं और ह्यूमन से आते हैं। अगर हम उसको यूज़ कर भी लें तो फिर से वो हमें प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन से मिल जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। बिकॉज दे कैन बी रीजनरेटेड व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, बायोटिक रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड रिन्यूएबल। अगर हम उसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं आसानी से, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। दे कैन बी रिन्यूड, दे रिन्यू देमसेल्फ ओवर टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। ये नेचुरल तरीकों से अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं, सो वी कैन कॉल इट एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स, एक्सप्लेन। किसी कंट्री के लोगों की क्वालिटी मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, और क्वांटिटी मतलब वहाँ पे कितने लोग हैं, इससे डिटरमाइन होता है कि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। अब देखिए इसके लिए आंसर में हमें सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है पहले वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी तो उसके क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल हु वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स
उन लोगों को कहा जाता है जो कि काम करते हैं और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वालिटी से ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन जो है, किसी भी देश की जो जनसंख्या है या ह्यूमन रिसोर्स है, वो कितनी स्किल्ड है, उसके पास स्किल है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं, ट्रेनिंग उनको दिया गया है कि नहीं, और वहाँ के लोग हेल्दी है कि नहीं। जितने अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, हेल्दी होंगे, उतना ही अच्छा क्वालिटी माना जाएगा ह्यूमन रिसोर्स का। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब कितने सारे लोग देश में है जो कि काम करने लायक है, काम करने के लिए अवेलेबल है। अगर ऐसे लोगों की क्वांटिटी अधिक है तो देश ऑटोमेटिकली प्रगति करेगा, डेवलप करेगा, और अगर ऐसे लोगों की क्वांटिटी कम है तो देश जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। If people have good education, good health and proper skill, they become an effective and productive workforce. अगर लोगों के पास अच्छा एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, प्रॉपर स्किल होगा, तो वो अपने आप देश के लिए एक इफेक्टिव वर्कफोर्स बन जाएंगे और देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। A large population with good quality increases the overall strength of the nation's ह्यूमन रिसोर्स। एक अच्छा क्वालिटी का जो पॉपुलेशन होता है वो अपने आप देश के स्ट्रेंथ को मजबूत कर देता है, देश को और मजबूत बना देता है और उसके ह्यूमन रिसोर्सेज को और इफेक्टिव बना देता है। हाउ कैन ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, वो हमें बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, शुरू का क्वेश्चन में हम आपको समझाए थे। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप अभी का टाइम स्टैम्प लगा के आंसर लिखिएगा। ह्यूमन बीइंग्स कैन फॉलो सेवरल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट रिसोर्स फॉर फ्यूचर। ह्यूमन बीइंग्स जो है ये सारे काम कर सकते हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है और फ्यूचर के लिए रिसोर्स बचे रह सकते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। सबसे पहला, यूज नेचुरल रिसोर्सेस वाइजली एंड अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज। सोच समझकर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, और बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के जो जीव जंतु स्पीसीज पेड़ पौधे हमारे धरती पर है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है रिड्यूस पॉल्यूशन बाय कीपिंग एयर, वाटर एंड सॉइल क्लीन। पॉल्यूशन को कम करना है, दिल्ली जैसा हाल नहीं करना है, हवा को साफ रखना है, वाटर को साफ रखना है और मिट्टी को भी साफ रखना है। प्रोमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल्स। रिसाइकलिंग को प्रमोट करना है क्योंकि इससे जितने भी वेस्टेज है उसका दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और मटेरियल्स का जितना रीयूज हो सके उतना रीयूज हमें करना है। जो 5R प्रिंसिपल था ना, वो 5R प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है। अच्छा, 5R प्रिंसिपल क्या था ये भी आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सनलाइट, विंड एंड वाटर। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हमारे पास है उसका इस्तेमाल अगर हो सक रहा है तो उसका इस्तेमाल हमें करना होगा। एडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दैट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। ऐसे टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना होगा जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए। एंड ऑलवेज थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन वाइल यूजिंग रिसोर्सेज टुडे। अगर हम आज रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि फ्यूचर जनरेशन जो है उनको भी, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही लोग इस्तेमाल करके सब खत्म कर दिए। ये सारा पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप इन सारे पॉइंट्स में से 3-4 पॉइंट भी एग्जाम में लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएगा। यूजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। 3 कारण ऐसे आप लिख सकते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड इफ वेस्टेड। रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है और अगर हम उसको बर्बाद करेंगे तो एक समय वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एफिशिएंट यूज हेल्प्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड डैमेज। अगर हम एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होगा और पॉल्यूशन कम से कम होगा। सेविंग रिसोर्सेज इंश्योर्स द फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो हैव इनफ टू यूज। और अगर हम रिसोर्सेज को बचा बचा के यूज़ करेंगे, सोच समझ के जुडिशियस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन सारे बुक्स में मिल जाएंगे। ये बुक्स आपको क्लास 7 के लिए भी मिलेगा, 6 के लिए भी और क्लास 8 के लिए भी मिलेगा। इसमें आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा और चैप्टर के 20 से जो क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे।
क्लास 8 के जो बुक्स है वो साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, उसका जो लिंक है वो हम यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर लगा दिए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बुक को परचेज करने का बटन जो है वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, तो देखिए, अगर आपको सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज का जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये बचा रहे, तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको प्लान करना पड़ता है कि कैसे और कब और कहाँ रिसोर्सेज का कितना इस्तेमाल होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे करके 3 पॉइंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज विदाउट ओवर यूज। अगर आप रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो इससे आप रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाते हैं और रिसोर्सेज का ओवर यूज होने से बच जाता है। दूसरा पॉइंट, इट रिड्यूसेस रीजनल इम्बैलेंसेस बाय मेकिंग ऑल एरियाज डेवलप इक्वली। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हर रिसोर्स हर एरिया में बराबर मात्रा में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के पानी को ही देख लीजिए ना, कि पानी हमारे यहाँ लगभग अच्छा खासा पाया जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि पानी की कमी हो गई, लेकिन अफ्रीकन नेशंस में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो पानी एक सिंपल सा चीज़ है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कोई रिसोर्स है, कहीं पर है ही नहीं, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं और हर एरिया को बराबर तरीके से, बराबर स्पीड से डेवलप कर सकते हैं अगर हम रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से करें तो। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर नीड्स। और अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करके रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल करने लायक हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहेंगे। स्टेट एनी 3 रीजन्स फॉर प्रेफरिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, इसका 3 रीज़न हमें लिखना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर प्रेफर्ड बिकॉज दे कैन बी नेचुरली रिन्यूड एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड ईजिली। नेचर इसको अपने आप बना लेता है, बहुत जल्दी बना लेता है और इसको आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये पहला कारण हो गया। दूसरा है, दे काउज लेस पॉल्यूशन एंड आर सेफ फॉर एनवायरनमेंट। ये पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर, और एनवायरनमेंट के लिए ये सेफ रहते हैं। अगर आप विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नहीं के बराबर पॉल्यूशन होता है उससे। दे आर सस्टेनेबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सस्टेनेबल होते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक कर सकते हैं। The use of resources varies from one country to another. Support the statement with 2 suitable arguments. अब देखिए, रिसोर्स लगभग हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री उसका इस्तेमाल कर ही ले। एग्जाम्पल के लिए, कंट्री ए है, कंट्री बी है, इसके पास भी भरपूर रिसोर्स है, इसके पास भी भरपूर रिसोर्स है, लेकिन कंट्री ए जो है उसका इस्तेमाल कर पा रहा है, काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन कंट्री बी डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंट्री बी जो है रिसोर्सेस होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, इसी बात को आपको एक्सप्लेन भी करना है। और रिसेंट टाइम में आपने वेनेजुएला का केस देखा होगा, वेनेजुएला के पास तेल की कमी नहीं है, लेकिन वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। और वेनेजुएला में अगर आप ब्रेड भी लेने जाएंगे तो आपको एकदम बोरा भर के पैसा लेके जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ का करेंसी जो है इतना लो वैल्यू का है कि मतलब वहाँ पे ये सब दिक्कत है। आप देखिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा। और अभी तो ट्रम्प पगला गया है, वो वहाँ पे अटैक भी कर दिया है, तो वो सब चल रहा है। तो देखिए, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिफर बिकॉज रिसोर्सेज का यूज जो है अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। क्यों? सबसे पहला कारण है, कंट्रीज़ हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर कंट्री में टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ एडवांस मशीन वाइल डेवलपिंग कंट्रीज यूज़ सिंपल टूल्स। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे मशीन, एडवांस मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास एडवांस मशीन्स नहीं होते हैं, वो सिंपल मशीन्स का ही यूज़ कर पाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वेरीज। रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है वो बदलते रहता है, हर कंट्री के पास हर रिसोर्स बराबर मात्रा में नहीं है, ये भी एक कारण है। सम कंट्रीज हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज वाइल अदर डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स। कुछ कंट्री के पास बहुत सारा रिसोर्स है और कुछ कंट्री जो है उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो ये भी एक कारण है।
क्लासीफाई रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस एंड एक्सप्लेन टर्म विद एग्जाम्पल। अकरेंस के बेसिस पे रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स होता है और मैन मेड रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, दीज आर फाउंड इन नेचर विदाउट ह्यूमन एफर्ट। ये नेचर में पाया जाता है, आदमी को दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसको बनाने में, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। और जो मैन मेड रिसोर्स होते हैं इसको इंसान बनाते हैं, और इसको इंसान बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। Show with the help of examples that merely the presence of resources does not guarantee development। एग्जाम्पल्स की मदद से आपको बताना है कि किसी देश में केवल रिसोर्सेस होने मात्र से ही वो डेवलप नहीं हो जाता, इसके लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपके बुक में अफ्रीका के बारे में केस स्टडी दिया है और इंडिया के बारे में केस स्टडी दिया है। अभी हम वेनेजुएला के बारे में बताए, वो सब भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, Africa has many natural resources, but many countries are still not fully developed due to lack of skilled human resources। अफ्रीकन नेशंस जो है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड नहीं हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है और उनके पास स्किल की कमी है। इंडिया को भी देखें तो इंडिया के पास फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स है, लेकिन बहुत सारे रीजन्स जो भारत में है वो अभी भी बैकवर्ड है, वहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो टेक्नोलॉजी एंड पुअर प्लानिंग। मतलब एक तो प्लानिंग ढंग से नहीं हो पाता है यहाँ पे कुछ भी, और टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी कमी है। इन दोनों एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, नॉट जस्ट रिसोर्सेज। केवल रिसोर्सेज हो जाने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता, हमें एजुकेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी और प्रॉपर यूटिलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। वाई इज यूएसए टर्म्ड एज डेवलप्ड कंट्री? एग्जामिन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यूएसए को डेवलप्ड कंट्री क्यों कहा जाता है और ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट में, दोनों बातें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए, यूएसए इज टर्म्ड डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनकम, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज एंड गुड लिविंग स्टैंडर्ड। यूएसए के लोगों का इनकम जो होता है वो काफ़ी हाई होता है इंडिया के मुकाबले या बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। टेक्नोलॉजी उनके पास काफ़ी एडवांस है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होल्ड है उनके पास, और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है। ये सारे कारण हैं जिस कारण से यूएसए जो है एक डेवलप्ड नेशन कहलाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज, ये दूसरा पार्ट का आंसर है। सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। क्यों रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट? पहला उसका कारण है एडुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल वर्क मोर एफिशिएंटली। जो पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ वो ज़्यादा अच्छा काम कर देंगे, ज़्यादा आउटपुट दे देंगे। हेल्दी वर्कर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो हेल्दी वर्कर्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। स्किल्ड पीपल हेल्प इन डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज। और जो स्किल्ड लोग होते हैं वो नए नए इंडस्ट्रीज बनाने में हेल्प करते हैं और नए नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। तो दोनों पार्ट का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व रिसोर्सेज। कौन ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए जिससे कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख पाएँ? तो सबसे पहला, यूज रिसोर्सेज केयरफुली एंड अवॉइड वेस्टेज। रिसोर्सेज को सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा और वेस्टेज को, बर्बादी को हमें रोकना पड़ेगा। रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स। इनका रिसाइकल, रीयूज किया जा सकता है तो हमें करना पड़ेगा इसको, ताकि वेस्ट जो है कम से कम प्रोड्यूस हो सके। एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि जंगलों को बचाया जा सके, वाटर बॉडीज को, जैसे कि नदी, तालाब, नहर होते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जंगलों को, जंगलों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उनको भी बचाया जा सके। ये तीनों काम अगर हम करेंगे तो हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन अलोंग द रिवर वैली। यहाँ पे प्रोग्रेसिंग होगा शायद, हाँ प्रोग्रेसिंग होना चाहिए। तो रिवर वैलीज के किनारे ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के बसने का क्या कारण था, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सिविलाइजेशंस ग्रो नियर रिवर वैलीज बिकॉज, सिविलाइजेशंस जो थी नदियों के किनारे ही बसी थी, बढ़ी थी। इसका 3 कारण ये है। सबसे पहला कारण है
रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली यूज। नदियों से उनको आसानी से पानी मिल जाता था पीने के लिए, डेली का इस्तेमाल करने के लिए, खेतों में देने के लिए। उसके बाद फर्टाइल सॉइल नियर रिवर हेल्प्ड ग्रो क्रॉप्स इजीली। जो फर्टाइल ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, वो नदियों के किनारे ही पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती है और डिपॉजिट कर देती है। तो ये भी एक कारण था। और तीसरा कारण है रिवर सपोर्टेड ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड सेटलमेंट। नदियाँ जो थी वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती थी, व्यापार करने में भी हेल्प करती थी, और सेटलमेंट की में तो वो सहायक थी ही। जहाँ पर नदियाँ होती थी वहाँ पर आसानी से लोग बस सकते थे। तो ये सब कारण थे जिसके कारण से नदियों के किनारे ही सिविलाइजेशंस का विकास हुआ था। लुक अराउंड योर हाउस एंड स्कूल, लिस्ट एनी 3 ways टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। अपने आसपास आपको देख के बताना है कि क्या हम कर सकते हैं जिससे कि पानी का वेस्टेज को रोका जा सके, कम किया जा सके। सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं कि जो नल होते हैं उसको अच्छे से हमें बंद करना चाहिए। होता है ना कि टप टप पानी गिर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है और आदमी देखने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो उसको हमें अच्छे से बंद करना चाहिए। फिक्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स इमीडिएटली। अगर कहीं नल खराब हो गया या कोई पाइप फट गया तो हमें उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि यूज़ बकेट्स इंस्टीड ऑफ शॉवर टू सेव वाटर। हमें बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। शावर में क्या होता है कि ज़्यादा ही पानी बह जाता है, तो अगर हम बाल्टी से नहाएंगे तो कम पानी बर्बाद होगा। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। यूज़ द रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। इवेलुएट द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। हमें बताना है कि हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल नीड के हिसाब से करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से, ग्रीड के हिसाब से हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लालच में रहकर हमें रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस बात को सही प्रूव करने के लिए हम क्या क्या रीजन दे सकते हैं। तो यूजिंग रिसोर्सेज ओनली अकॉर्डिंग टू नीड हेल्प्स इन कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर। अगर हम ज़रूरत के हिसाब से ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको फ्यूचर के लिए भी बचा सकते हैं। दूसरा कारण है ग्रीडी एंड एक्सेसिव यूज़ कैन डिस्ट्रॉय नेचुरल बैलेंस एंड लीड टू शॉर्टेज। अगर हम लालची बनकर रिसोर्सेज का अंधाधुन इस्तेमाल करते जाएंगे तो नेचुरल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और फ्यूचर में इसका शॉर्टेज हो जाएगा। जो भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करेंगे उसका कमी हो जाएगा फ्यूचर में। रिस्पॉन्सिबल यूज़ हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट वेस्टेज। और अगर हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा और बर्बादी से भी ये बचाएगा। रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होने से भी बच जाएंगे। तो इस तरह से 3 बात आप लिख सकते हैं इस आंसर को इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज नोन एज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और किस नाम से जाना जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल भी कहा जाता है क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नेचुरली रिप्लेस्ड एंड डू नॉट गेट फिनिश्ड ईजिली। वो नेचर में अपने आप रिप्लेस कर जाते हैं, रिप्लेनिश कर जाते हैं और जल्दी से खत्म नहीं होते हैं। तो फाइनली हमने एसएसटी के चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए आप एसएसटी का ये वाला बुक खरीद लीजिएगा। क्लास 8 के लिए जो आता है वो वाला परचेज कीजिएगा, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करके आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।